हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट। तो एज़ यूजुअल पहले की तरह हम आज कुछ न्यूज़ और इन्फॉर्मेशंस हैं जिनको शॉर्ट में कवर करने के शॉर्ट और क्वालिटी दोनों ही अच्छी होनी चाहिए, टाइम भी कम लगे और क्वालिटी भी हो। तो ये दोनों का प्रयास किया जा रहा है आपके यहाँ आपके यहाँ बोल रहा हूँ आपके साथ। तो होप आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। तो आज 5 अप्रैल 2024 की इस न्यूज़ हैं। चलिए पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ है नो पेट्रोल नो डीजल व्हीकल इंडिया। मतलब कि अभी हाल ही में जो नितिन गडकरी जी हैं उन्होंने कहा है कि अब इंडिया के अंदर किसी भी प्रकार की पेट्रोल और डीजल से जो गाड़ियाँ चलती हैं तो उनको कंप्लीट रूप से चेंज करा जाएगा, उनको अलग से बदला जाएगा, हाइब्रिड इंजन वगैरह को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और गाड़ियों को बदला जाएगा। तो ऐसे तो पॉसिबल है नहीं कि बोल दे और हो जाए। तो इसके लिए नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि हाँ, ये थोड़ा कठिन तो है बट पॉसिबल है। तो ये ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, बस हाँ थोड़े एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने कुछ एफ़र्ट बताए हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है या गवर्नमेंट करेगी। तो उन्होंने पहले बताया कि ग्रीन इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए जीएसटी ऑन हाइब्रिड व्हीकल। तो यानी कि जो जीएसटी लगती है आपकी, जब आप कोई व्हीकल खरीदते हैं तो उसके ऊपर आपको टैक्स जो पे करना पड़ता है, तो उस टैक्स को रिड्यूस करे गवर्नमेंट, और उस टैक्स को रिड्यूस कर अप टू 5% लेके आए कि 5% तक ही टैक्स उसके ऊपर अप्लाई करिए या 5% ही जीएसटी उस व्हीकल पे लगे जो कि ईवी व्हीकल हो, यानी कि जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल हो या फिर हाइब्रिड हो, यानी कि पेट्रोल प्लस ईवी व्हीकल हो, उनको सपोर्ट करने के लिए। तो उन्होंने डाटा शेयर भी किया जिसके अंदर बताते हैं कि इंडिया 16 लाख करोड़ 16 लाख करोड़ रुपीज़ सिर्फ इंपोर्ट करता है ऑयल का। जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं हम, उसके लिए हमें 16 लाख करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं। तो ये डाटा बहुत बड़ा है। तो इसके लिए कह रहे हैं कि ग्रीन फ्यूल भी लेके आएंगे, यानी ग्रीन फ्यूल आपको पता है इथेनॉल का जो अब प्रोडक्शन भी कर रहे हैं कुछ जगह, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ सेटअप भी किए गए हैं। तो वहाँ पे इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए भी काम किया जाएगा और इथेनॉल को अप टू 50 देन अप टू 60 और 70 और 80 तक का उनका मार्जिन रहेगा कि 80% तक आप ये उसके अंदर इथेनॉल और पेट्रोल रहे या इथेनॉल और अदर ऑयल रहे। तो इसको मार्जिन के लाने के लिए भी कर रहे हैं। तो अब चलते हैं सेकंड न्यूज़ के ऊपर, जीरो एफआईआर। तो हाँ, ये हमारे लिए काम की तो नहीं है इतनी, बस हाँ हम ये समझ लेते हैं जीरो एफआईआर होती क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जीरो एफआईआर का टॉपिक आया कहाँ से। तो जीरो एफआईआर का टॉपिक आया है कि जो एक्स सीएम है तेलंगाना के, जो तेलंगाना के एक्स सीएम है, उनके खिलाफ एक जीरो एफआईआर दर्ज हुई है। तो पहले तो हम देखते हैं कि जीरो एफआईआर होती क्या है। पहले तो आप एफआईआर देखिए। जो एफआईआर होती है वो सीआरपीसी होता है हमारे पास, तो उसके एक्ट के अंदर आती है। एक्ट शायद 153 है, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। इस एक्ट के अंदर शायद एफआईआर वगैरह की रिपोर्टिंग वगैरह की बात होती है। तो आप ये देख लीजिएगा खुद से एक बार। तो ये वहाँ होती है। तो एफआईआर क्या होती है कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो इसका क्या पर्पज़ होता है कि भाई मान लीजिए ये आपका जैसे कि दिल्ली है, आपके साथ क्राइम दिल्ली में हुआ है, और तो पुलिस स्टेशन जो आपका नियर बाय होगा, जहाँ लोकेशन पे क्राइम हुआ, तो आप ए लोकेशन के ही पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। तो वहाँ वो एफआईआर बोली जाएगी। पर ऐसा नहीं है कि वहीं दर्ज होगी। आप दिल्ली से बाहर कहीं और जाकर या फिर उस नियर बाई पुलिस स्टेशन ना जाके किसी और पुलिस स्टेशन में अगर एफआईआर लिखवाते हैं तो उस एफआईआर को जीरो एफआईआर बोला जाता है। यानी कि एफआईआर तो लिखी गई है पर वो जीरो है। यानी कि अब ये क्या करेगी, जो एफआईआर है जो जो इस सेकंड पुलिस स्टेशन लिखी है, बी पुलिस स्टेशन इसको बोलें, तो ये एक पुलिस स्टेशन को ट्रांसफ़र कर देगी। जीरो एफआईआर ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, और उस लोकेशन पे ट्रांसफ़र की जाती है जहाँ क्राइम कंडक्ट हुआ है, ताकि वहाँ की पुलिस उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर सके। तो इसको जीरो एफआईआर बोला जाता है। आप याद रखिएगा, कभी आपसे कोई पूछे तो जीरो एफआईआर कब लिखी जाती है। तो जीरो एफआईआर जब आप जहाँ आपके साथ जो क्राइम हुआ है या फिर जो भी आपके साथ बदतमीजी वगैरह जो भी आपके साथ क्राइम घटित हुआ है, तो उस जगह को छोड़कर किसी और जगह के पुलिस स्टेशन पे अगर आप जाके एफआईआर लिखवाते हैं तो उसको जीरो एफआईआर बोला जाता है। तो इसके लिए इतना ही बहुत है।
अगला है जो पीआईबी, आपको पता है जो पीआईबी है वो मीडिया है गवर्नमेंट की, तो उसने आईएमडी है, यानी कि एक ये याद रखिएगा, आईएमडी आजकल बहुत एक्टिव हो रही है। तो आईएमडी है क्या, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब जो वेदर वगैरह की रिसर्च करते रहते हैं, वेदर के ऊपर जो प्रिडिक्शन वगैरह करते हैं उनको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स में आते हैं। तो ये इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, जो हमारी मिनिस्ट्री है अर्थ और साइंस, उसने इसका डाटा उठाकर इससे पूछकर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस ने पीआईबी के ऊपर एक आर्टिकल डाला। उस आर्टिकल में क्या बोला गया कि जून में और जो आज अप्रैल चल रहा है इसके अंदर जो गर्मी है वो बढ़ जाएगी, जो समर है वो हाई हो जाएगा। और मैंने आपको पहले बताया भी था, शायद आपको किसी ने वीडियो देखी होगी। तो ये कह रहे हैं कि गर्म हवाएं चलेंगी, वेव्स चलेंगी, और शायद इनसे भी ऊपर क्या होता है कि यदि मान लीजिए कहीं का टेम्परेचर 30 है और अचानक उसमें 40 से 35 तक का चेंज आ जाता है 2 या 3 दिन के अंदर, तो उसको हम क्या कहेंगे भाई, हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक बेसिकली जब होता है, जब अचानक से गर्मी बढ़ जाती है तो हीट स्ट्रोक होने लग जाता है, जिससे डेथ भी हो जाती है। आपको पता होगा कि गर्मियों के अंदर अलर्ट भी कर दिए जाते हैं कि भाई बाहर ना निकलिए, हीट स्ट्रोक से आपको कुछ हो सकता है। तो ये जब भी आपको हो जाता है तो इसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं। तो ये ज़्यादा चांस होने खतरे हो जाते हैं जब अचानक से गर्मी बढ़ जाती है। अब आपको चलते हैं न्यूज़ नंबर 3 के ऊपर। जो थर्ड न्यूज़ हमारी वो है नेचुरल गैस के ऊपर। तो अभी एक आर्टिकल छपा है, उस आर्टिकल के अंदर बोल रहा है कि भाई नेचुरल गैस ज़्यादा अच्छी है और कोयला ज़्यादा अच्छा है। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मान लीजिए ये अर्थ की लेयर होती हैं ऐसे, ये आप ऊपर अर्थ समझिए और ये इसकी लेयर समझिए। तो पहले यहाँ जो जीव जंतु रह रहे थे वो यहाँ चले गए, यहाँ दबते गए, नीचे से हीट है, ऊपर से प्रेशर है, और यहाँ दबकर वो कुछ कोयले में बदल गए, फिर कोयले से बदल के वो कुछ ऑयल में बदल गए, कुछ गैसेस उसके अंदर बन गई। तो ऐसे नीचे को यहाँ आपको ऊपर कोयले मिल जाएंगे, फिर आपको गैसेस मिल जाएंगी, एंड देन आपको पेट्रोल, ऐसे इस सीरीज में मिल जाते हैं लगभग। इसी पैटर्न के अंदर फिक्स तो नहीं बोल रहा सकते, मतलब इस पैटर्न के अंदर लगभग मिल जाते हैं। तो हाल ही में ये बताया गया कि कौन अच्छा है। तो आपको पता है कि कोयले से कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ता है, पर ये है कि आप जब नेचुरल गैस का प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर मीथेन का प्रोडक्शन बहुत हो जाता है। मीथेन जो होती है CH4, इसका प्रोडक्शन होता है। इससे CO2 तो कम हो जाती है परंतु ये भी बढ़ जाती है। तो ओवरऑल ये बोला जा रहा है कि नेचुरल गैस ज़्यादा अच्छी है। तो इसके अंदर आपको टर्म दिखी होगी ब्रिज फ्यूल। जो कंट्री, यानी कि जैसे इंडिया है, वो कोल टू शिफ्ट करेगी नेचुरल गैस के ऊपर, तो इस कंट्री को हम क्या कहेंगे, ब्रिज फ्यूल। यानी कि जब कोई कंट्री शिफ्ट करती है फ्रॉम कोल टू नेचुरल गैस, तो इस टर्म को इस शिफ्टिंग को रिप्रेजेंट करा जाता है ब्रिज फ्यूल से। ब्रिज मतलब पुल, ये पुल है अभी फ़िलहाल, तो ये शिफ्टिंग होने लग रही है, तो इसको ब्रिज शिफ्टिंग बोले जाती हैं। और अगली न्यूज़ आती है हमारी जिरकॉन मिसाइल और कैंजुअल मिसाइल। तो आप ये पूछेंगे ये बार बार मिसाइल्स क्यों नाम ले रहे हैं। तो आपको पता होगा कि रसिया और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। तो फिलहाल यूक्रेन ने कहा है कि जो 5 जिरकॉन मिसाइल और 11 किंजल मिसाइल दागे हैं रसिया ने कीविया और कीविया के आसपास, यानी कि यूक्रेन के अंदर। तो ये बहुत बड़ा मैटर है। आपको बता देता हूँ, जो जिरकॉन और जो किंजल मिसाइल्स हैं इसको हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक बोल जाते हैं। हाइपरसोनिक का बेसिकली मतलब होता है कि जो साउंड, आपकी जो साउंड है उसकी जो स्पीड है उससे यदि 5 गुना ज़्यादा ऊपर चले, यानी कि लगभग 2 से 5 उसको, सॉरी मैं भूल गया उसकी यूनिट का, मार्क ये नाम। अगर 2 से 5 मार्क की स्पीड पे चले, यानी कि 5 गुना तक लगभग चले साउंड की स्पीड से, तो उसको हम बोलते हैं जिरकॉन्स मिसाइल। और जो सुपरसोनिक हैं, सुपर हाइपरसोनिक होती हैं उनको, यानी कि किंजल होती हैं, तो वो 10 गुना तक ज़्यादा तेज़ चलती हैं। बड़ी बात ये है कि ये चलते चलते, जैसे आप मिसाइल छोड़ दी तो आपने टारगेट सेट किया और छोड़ दी तो वो टारगेट पे जाएगी, पर नहीं, इनके अंदर ये खासियत होती है कि ये अपना पाथ चेंज कर सकती हैं, चलते चलते भी अपना पाथ चेंज कर लेती हैं। तो अभी हाल ही में 3 ही कंट्री हैं जिनके पास ये मिसाइल है, US, चाइना, रसिया। इंडिया के अंदर अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। जैसे आपने जो सुना भी होगा, जो इंजन वगैरह होते हैं कि अभी एयर के प्रेशर को यूज़ करके जेट फायर इंजन बनाए जा रहे हैं।
और अलग अलग टाइप के इंजन बनाए जाते हैं, तो वो इसके अंदर यूज़ होते हैं। तो फिलहाल 3 के पास है। तो ये कंसर्न है कि ये मतलब ये तब यूज़ करते हैं जब बहुत हाईली थ्रेटन्ड कंडीशन होती है, तभी इनको यूज़ किया जाता है। तो ये है। एक आप डालिए IOM, यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। तो इसने रिपोर्ट दी IOM ने। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है, इसने बताया कि हर 10 साल में अपनी रिपोर्ट रिलीज़ करता है। तो इसकी रिपोर्ट रिलीज़ हुई तो इसने बताया कि पिछले 10 साल में 73,000 माइग्रेंट्स की डेथ हो गई ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, यानी कि जब वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री की तरफ जा रहे थे तो उनकी डेथ हो गई। अब वो जाते कैसे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। हमें पता है कि जैसे इंडिया से भी अलग, पाकिस्तान से भी, और जो कंट्री हैं हमारे यहाँ से भी, इनको डोंकी बोलते हैं कि डोंकी कर गए कनाडा के, या डोंकी कर गए US के, या अदर कंट्री में हम डोंकी कर गए। जैसे कि आपको पता है कि लीबिया वगैरह हैं जो साउथ अफ्रीका की कंट्री हैं, वहाँ से डोंकी बहुत ज़्यादा होती हैं आपकी जर्मनी की तरफ, और मेनली ब्रिटेन की तरफ वहाँ डोंकी ज़्यादा होती है। इटली विटली की तरफ ज़्यादा डोंकी होती है फॉर फार्मिंग पर्पज़। तो वो डोंकी जो होती हैं, तो उनको रिकॉर्ड तो ऐसे उनके पास सच होता नहीं, पर उनको इतना लगभग पता है कि भाई 63,000 लोग इस डोंकी की वजह से मारे गए ग्लोबली पिछले 10 ईयर के, यानी कि ये डेके में होता है सब कुछ। ये जो डेके के अंदर इनकी रिपोर्ट रिलीज होती है, तो ये डेके के अंदर मारे गए। तो कुछ इन्फॉर्मेशन तो ये 6 इन्फॉर्मेशन तो आपकी यही थी, पर इसमें बस ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आप ये याद रखिएगा 0 FIR। तो इसके ऊपर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आपसे अगर पूछेंगे तो वो ये पूछेंगे कि भाई ये माइग्रेशंस क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण बेसिकली आपको पता ही है, लो मतलब हाई पॉवर्टी, लो इनकम, लेस अपॉर्चुनिटीज़, तो इनके चलते ही ज़्यादातर ये डोंकी होती हैं। इसके लिए अंदर गवर्नमेंट का भी इफेक्ट होता है। हम ऐसे तो इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई सब कुछ ही आदमी करते हैं, या गवर्नमेंट का भी कुछ इफेक्ट होता है कि भाई वो प्रोवाइड नहीं कर पाते संसाधन, या लोग अपनी इकोनॉमी को बूस्ट नहीं कर पाते, अपनी इकोनॉमी को हम सुधार नहीं पाते, तो इस वजह से डोंकी करनी पड़ जाती हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो जो नेक्स्ट पेज है हमारा, उसके अंदर मैंने 3 ही चीज़ निकाली हैं। तो जो लास्ट है इसको अच्छे समझेंगे। पहले तो ये बस देख लीजिए, जुपिटर है। तो अभी आपसे कोई पूछेंगे कि ओजोन की हाल ही में O3 यानी कि ओजोन की लेयर मिली है, तो कहाँ मिली है, जुपिटर के एक मून है। यानी कि जुपिटर पे आपको पता है बहुत से मून है, 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत मून है। जो थर्ड लार्जेस्ट मून है जुपिटर का, उसको नाम है कैलोसियम, COLLISIO। तो इसका नाम है, आप देख लीजिएगा। जो भी इसको आप पढ़ना चाहें, प्रोनाउंसिएशन करना चाहें वो कर लीजिएगा। तो इसके ऊपर ओजोन पाई गई है। तो ये बताया जा रहा है कि मे बी वहाँ लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है आने वाले टाइम पे, या क्या पता वहाँ लाइफ पहले हो। तो अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि ओजोन आपको पता है कि ओजोन एक आउटर लेयर है जो हमें UV से प्रोटेक्ट करती है। ये तभी बनती है जब ऑक्सीजन 2 O2 के मॉलिक्यूल प्लस 1 ऑक्सीजन मिलकर इसको O3 की फॉर्मेशन करते हैं। तो वैसे तो ये बैड ओजोन, अगर जिन 2 प्रकार की ओजोन होती हैं, गुड ओजोन एंड बैड ओजोन। यदि वो स्ट्रेटोस्फीयर से नीचे नीचे हैं तो उसको बैड ओजोन, अगर स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर है तो गुड ओजोन। तो ये आपको मैं फिर कभी इनके ऊपर आर्टिकल अब बहुत आएंगे, आपको पता है, जैसे रिपीट हो रहे हैं आर्टिकल। जैसे कि आज फिर RBI का आर्टिकल रिपीट हुआ है। मैंने कल परसों भी आपको पढ़ाया था कि RBI की 90 साल की वर्षगांठ पूरी हो चुकी है। तो आज इसके ऊपर तो पूरी हिस्ट्री लिखी रखी थी इंडियन एक्सप्रेस ने। तो एज सच हमने वो हिस्ट्री पढ़नी नहीं है, बट आपको अगर अच्छा लगे तो आप इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ सकते हैं, जो है कि ये 4 तारीख का अखबार होगा आपका, उससे। तो बस इतना ही पढ़ लीजिए भाई। 1935 में RBI की फॉर्मेशन हुई थी। 1935 के जो एक्ट है, 1935 एक्ट कहते हैं, उसी से हमने सारे लगभग 40 to 50% और मोर देन 50% हमने 1935 एक्ट से ही अपना पूरा कंप्लीट संविधान उठा रखा है। कंप्लीट नहीं, मतलब लगभग 40-50% वहाँ से उठाया है। तो बस इस पे याद रखिएगा कि जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था सर ओबरन स्मिथ। इनका नाम था ओबरन
रन स्मिथ। तो यही आपसे पूछेंगे तो पहला आरबीआई का गवर्नर कौन थे। अब आपको बता देता हूँ गवर्नर। अब ये देखते हैं कि आपको वहाँ सिग्नेचर मिलते हैं कि भाई आज इस गवर्नर जो आपके गवर्नर करंट गवर्नर हैं उनके सिग्नेचर आपको नोट के ऊपर मिलेंगे कि मैं भारत के व्यक्ति को या इस नोट को मैं या फिर इस रुपये को मैं भारत के व्यक्ति को प्रदान करता हूँ या देता हूँ, तो वो गवर्नर देते हैं। तो ये बेसिकली आपको पता होगा कि उस टाइम पे गवर्नर होते थे जब ब्रिटिश राज था, और आज तक वही गवर्नर वहाँ चल रहे हैं। हालांकि वो गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल तब भी थे और अब भी हैं, पर उनको गवर्नर ही बोला जाता है। तो उनके पास खुद की कुछ अथॉरिटी और पावर होती हैं। ऐसा नहीं है कि आज मैं जाके बोल दूँ, मान लो मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं जाके बोल दिया कि भाई मेरे को सबको 10-10 लाख रुपए देने हैं, तो ऐसे वो नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नर जो होता है वहाँ की जो बॉडी, गवर्नर जो चीफ और गवर्नर हैं, वो उस चीज़ को खुद अपने से ये करते हैं कि भाई मेरे को कब बढ़ाना है रुपया, कब घटाना है रुपया, कब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई तो मेरे को कम करनी है, कब कम हो गई तो मेरे को बढ़ानी है। तो ये सब कुछ गवर्नर पे डिपेंड होती है। हाँ, गवर्नमेंट इसके लिए थोड़ी बहुत वो कर देती है कि भाई आप ये कीजिए, वो कीजिए, या फिर ये पॉलिसी वो पॉलिसी के ऊपर आप सोचिए विचारिए, तो वो अलग मैटर होते हैं। पर बहुत सी पावर हैं जो डायरेक्ट गवर्नर के पास होती हैं। अगला हमारा आया फास्टैग से। तो आपको पता होगा, या आप व्हीकल यूज़ करते होंगे तो आप एक फास्टैग लेकर, और आप इस व्हीकल के अंदर भी, इस व्हीकल के अंदर भी, ये 3 व्हीकल हैं, तीनों के अंदर आप फास्टैग ले लेते हो, चिपका लेते हो, और तीनों व्हीकल यूज़ करते रहते हो। कभी ए बी सी ऐसे व्हीकल आपने 1 2 3 व्हीकल यूज़ किए। पर अब गवर्नमेंट की स्कीम आ गई, नाउ 1 फास्टैग 1 व्हीकल, यानी कि एक व्हीकल के ऊपर एक फास्टैग फिक्स कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आप उसको उतार के कहीं और लगा सकते हो, अब नहीं होगा ऐसा कभी। तो ये फास्टैग वगैरह किसने लाया, ये NHIA जो है भाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसने लाया। तो ये किसके फास्टैग आपको पता है भाई, रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर काम करता है। अब ये याद रखिए कि फास्टैग किस पे काम करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम करता है। आपसे पूछेंगे तो यही पूछेंगे कि फास्टैग किसके ऊपर काम करता है, तो फास्टैग काम करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब आते हैं अगला, तो ये इंटरनेशनल न्यूज़ है। तो हाल ही में साइंटिस्ट ने बताया है कि भाई मेल्टिंग आइस, यानी कि जो बारिश है, नो सॉरी बारिश बोल रहा, जो बर्फ़ है वो पिघल रही है। उसके पिघलने से बहुत सा पानी ऐड ऑन होने लग रहा है, बार बार ऐड ऑन हो रहा है। स्नोफॉल कम हो गई है, रेन थोड़ी कम हो गई है, गर्मी बढ़ गई है। तो ओवरऑल क्या है कि वाटर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि एक मे रिस्पॉन्स इन नीड फॉर नेगेटिव सी नेगेटिव लीप सेकेंड। अब ये आप पहले समझिए कि लीप सेकेंड क्या है। तो लीप सेकेंड है, यदि भाई मान लीजिए 24 घंटे में अर्थ रोटेट करती है, मान लीजिए 24 घंटे में अर्थ रोटेट करती है अपना दिन और रात, यदि लीप सेकेंड नेगेटिव हुआ तो यानी कि अब ये कितने में करेगी, अब ये करेगी भाई 23 घंटे 59 ऐसे। अब ये इतने में रोटेट कर जाएगी कि भाई अब इसके अंदर से 1 सेकेंड कम कर दिया गया है। 1 सेकेंड कम होने की वजह से ये ऐसा शो हो जाएगा, ऐसा शो हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे नेगेटिव। यदि 1 सेकेंड कम हो गया और अर्थ ने 1 सेकेंड पहले अपना रोटेशन कंप्लीट कर लिया, दिन और रात 1 सेकेंड पहले हो गए, तो वो नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव होगा तो यानी कि 1 सेकेंड अंदर प्लस कर दिया जाए। तो इसको देख लीजिएगा नेगेटिव। और इसके अंदर क्या है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी 1935, सर ओबेरन रॉय स्मिथ, RBI, जुपिटर कैलिसन, ओजोन की फाउंडेशन। तो ये कुछ हाईलाइटेड पॉइंट है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप इसको देख लीजिएगा। हाँ, IMO की रिपोर्ट से आपको इतना कुछ लेना देना है नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये ज़्यादा कर लीजिए कि भाई 10 साल में रिलीज़ करता है। हाँ, जिरकोन और किंजल मिसाइल हैं, वो हाइपरसोनिक मिसाइल है, इतना याद कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा और कुछ आपसे पूछेंगे नहीं। हाँ, ब्रिज कंट्री, इंडिया ब्रिज कंट्री है, आपको याद कर लीजिएगा। सॉरी, ब्रिज फ्यूल है इंडिया में, क्योंकि हम भी शिफ्ट कर रहे हैं। और PIB से IMD की मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट है कि भाई जो अर्थ साइंस है उसने रिलीज किया, जून और मई में ज़्यादा हीट होगी, और इसका मेन इफेक्ट अल नीनो इफेक्ट भी बोला जा रहा है। तो मैं आपको कल पढ़ा दूंगा अल नीनो इफेक्ट वगैरह, और चलो अभी पढ़ा देते हैं, कल किसने देखा। तो आपको ये पता है कि ये हमारा इंडिया है, लगभग ये गुजरात मानिए, इंडिया मानिए,
यहाँ के कहीं ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए और इस तरफ आप यूएस मान लीजिए। तो क्या होता है कि इनके बीच में पानी है, तो यहाँ ज़्यादातर हॉट वाटर होता है। सॉरी हॉट बोल रहा, कोल्ड, सॉरी मेरे से गलती हो गई। तो यहाँ पर ज़्यादातर कोल्ड वाटर होता है और इंडिया की तरफ लगभग ज़्यादातर हॉट वाटर होता है। तो ये ऐसे शिफ्टिंग चलती रहती है इनकी वाटर की, और इस शिफ्टिंग की वजह से जो एयर है वो यहाँ ठंडे से गर्म की तरफ आती है और मानसून आता है हमारे इंडिया के अंदर। तो हाल ही में क्या हुआ कि ये कभी कभी नेचुरल है कि ये रिपीट हो जाता है, यानी कि अब जो ब्लू है यानी कि कोल्ड वाटर इंडिया की तरफ आ गया और जो हॉट वाटर है वो यूएस की तरफ से थोड़ा शिफ्ट हो गया। आप ये देखिए कि वो वहाँ पे नॉर्थ और नीचे साउथ जो यूएस है वगैरह, तो हम यानी कि हम इससे इक्वेटर लाइन से ऊपर हैं, तो हमारे से लगभग ऊपर ही अमेरिका वगैरह है। तो वहाँ पर जाके सीधा ऐसे आप थोड़ा सा ग्लोब में देखिए, सोचिए, तो ये शिफ्टिंग हो गया, तो जिससे हवाएं इस तरफ चल पड़ेंगी, थोड़ी सी बदल जाएंगी डायरेक्शन, और मानसून लेट आएगा या फिर कम आएगा, लेस और लेट हो सकता है। तो आप ये याद रख लीजिएगा कि इन निनो इफेक्ट्स के कारण ही ये रिपोर्ट वगैरह आ रही हैं जो भी आपके पास आ रहा है। तो अब हम चलते हैं अगली न्यूज़ के ऊपर। तो जीरो एफआईआर में मैंने आपको बता दिया कि ऑन लोकेशन होती है बट एट एनी पुलिस स्टेशन। जीरो एफआईआर ऑन लोकेशन होती है बट जीरो एफआईआर एट एनी पुलिस स्टेशन हो सकती है। इसके अंदर बता दें कि 16 लाख करोड़ का जो हमारा इंपोर्ट है उसको कम करने के लिए जीएसटी हाइब्रिड व्हीकल के ऊपर कम कर दी जाएगी। तो आज का तो यही है, बाकी मिलते हैं कल। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एज यूजुअल। बाय नवीन।